सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 50 जो कि क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के भूगोल विषय से और इसमें हम समझ रहे हैं पाठ नंबर 2 भारत का भौतिक स्वरूप, जिसमें हम भारत के भौतिक स्वरूप के एक महत्वपूर्ण लक्षण समुद्रीय तटीय मैदान के बारे में समझेंगे। क्योंकि आपको तो याद है कि इससे पहले वाली वर्कशीट में हमने भारत के भौतिक स्वरूप के एक अन्य महत्वपूर्ण लक्षण जिसका नाम था मरुस्थल, भारतीय मरुस्थल, उसके बारे में समझा था। तो आज हम एक अन्य लक्षण के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये समुद्री तटीय मैदान क्या है, कहाँ पर स्थित है, कैसा है, कितने भागों में बटा है, तो यही इस वर्कशीट में हम समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने का प्रयास करते हैं। अभी आप इसको सिर्फ एक बार समझ लीजिए, फिर बाद में मैं प्रश्नोत्तर में मानचित्र के जरिए इसको समझाऊंगा भी। तटीय मैदान की कुल लंबाई लगभग 6100 किलोमीटर है। यह मैदान प्रायद्वीपीय पठार और सागरीय क्षेत्रों के बीच स्थित है। विशेषताओं के आधार पर इसे पश्चिमी और पूर्वी तटीय मैदानों में विभाजित किया गया है। तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट ये दे दूं कि जब हम भारत का नक्शा देखते हैं ना, भारत का मैप देखते हैं, तो उसमें जो निचला हिस्सा है, जो वी के आकार का हिस्सा होता है, दोनों तरफ वो तटीय मैदान है। यानी तट और जो मैदान है, तट और जो प्लेन ज़मीन है, उसके बीच का जो भाग है उसको हम ये तटीय मैदान के नाम से जानते हैं। और इनको हम दो भागों में विभाजित करते हैं। जो पश्चिम वाला हिस्सा है उसे हम पश्चिमी तटीय मैदान कहते हैं और जो पूर्व का हिस्सा है उसे हम पूर्वी तटीय मैदान कहते हैं। और ये अब हम आगे बात करेंगे कि ये जो पूर्वी और पश्चिमी तटीय मैदान हैं ये भी कई भागों में विभाजित हैं। कौन कौन से, चलिए देखते हैं। पूर्वी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार, जबकि दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। पूर्वी तटीय मैदान का उत्तरी भाग कौन सा हुआ? पश्चिम बंगाल, ओडिशा, ये वाली जगह। और दक्षिणी भाग कौन सा हुआ? कोरोमंडल तट वाला, तमिलनाडु वाला। ओडिशा में महानदी डेल्टा के दक्षिण में चिल्का झील है, जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इसको आप अच्छे से समझ भी लीजिए, क्योंकि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट 1 नंबर का क्वेश्चन है कि ओडिशा में चिल्का झील है, जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इस तट की चौड़ाई 80 से 100 किलोमीटर के बीच में है। और इस भाग के जो 3 मुख्य लक्षण हैं, पश्चिमी तटीय मैदान के जो 3 मुख्य लक्षण हैं, वो क्या हैं कि एक तो यहाँ पर सभी पठारी नदियाँ भूगर्भिक झुकाव के कारण पश्चिमी घाट पर्वत से निकलकर पूर्वी तट तक जाती हैं। इससे वृहद क्षेत्र में मलबे का निक्षेप हुआ है और यही निक्षेप डेल्टाई मैदानों का निर्माण भी करता है। देखिए थोड़ी सी कठिन भाषा है, लेकिन इसका मतलब ये है कि ज़्यादातर जो नदियां हैं ना, वो झुकाव के कारण पश्चिमी घाट से होकर पूर्वी तट पर ही आती हैं और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं। तो इससे क्या होता है कि इनके साथ साथ जो मलबा आता है उससे भी यहाँ पर बहुत बड़े क्षेत्र में उसका जमाव हुआ है और यही जो जमाव है वो डेल्टा का भी निर्माण करता है। डेल्टा समझते हैं ना? डेल्टा क्या होता है? समुद्र में मिलने से पहले नदी एक त्रिभुज आकार की आकृति बनाती है, उसको हम डेल्टा कहते हैं। फिर पूर्वी घाट के पर्वत के अपरदन के कारण तटवर्ती मैदान का वृहद आंतरिक फैलाव हुआ है। यानी जो पूर्वी घाट के पहाड़ हैं, पूर्वी घाट पर कुछ पहाड़ भी हैं, उनमें जब अपरदन होता है, अपरदन कैसे होता है? वायु के द्वारा या जल के द्वारा। तो उससे क्या होता है कि जो मिट्टी नीचे बह बह कर आती है उससे भी तटवर्तीय मैदान और ज़्यादा बड़ा होता चला गया है, फैलाव उसका ज़्यादा हुआ है।
और तीसरा इसका जो लक्षण है वो ये है कि कई भूगर्भिक प्रमाणों के अनुसार तमिलनाडु और उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों का उत्थान हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो भूगर्भिक प्रमाण होते हैं, मतलब ज़मीन के अंदर से जो भी लक्षण हुए हैं, उनके कारण जो तमिलनाडु और उड़ीसा के तटीय क्षेत्र हैं ना, उनका उत्थान मतलब वो जो है मतलब कि वो थोड़ा सा ऊपर की ओर उठ गए हैं। इसी उत्थान प्रक्रिया के कारण चिल्का और पुलिकट झीलों का भी निर्माण हुआ है, यानी ये भी कहाँ पर स्थित हैं? पूर्वी घाट पर स्थित हैं ये दोनों झीलें, चिल्का झील और पुलिकट झील। फिर इसके बाद हम बात करेंगे पश्चिमी तटीय मैदानों की। पश्चिमी तटीय मैदान पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच स्थित हैं और संकरे हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा था कि पूर्वी घाट तो थोड़ा सा फैला हुआ है क्योंकि मिट्टी के कारण जो जमाव होता चला गया, मलबे का जमाव होता चला गया, इसके कारण वो चौड़े हैं। लेकिन जो पश्चिमी तटीय मैदान है ना, वो संकरे हैं, मतलब नैरो हैं। इसके भी 3 भाग हैं। जैसे हमने पूर्वी घाट के 2 भाग पढ़े थे, लेकिन पश्चिमी घाट के 3 भाग हैं। कोंकण यानी मुंबई तथा गोवा के बीच, मध्य में कन्नड़ मैदान यानी कर्नाटक के पास, और दक्षिणी भाग मालाबार तट जो कि केरल के पास है। यह सर्वाधिक चौड़ा गुजरात में नर्मदा और तापी के मैदानी भागों में है। इसके उलट गोवा और कर्नाटक का तटवर्ती मैदान अत्यंत संकरा है, यानी जो गोवा और कर्नाटक के पास ये तटीय मैदान है ना, वो बहुत ही कम चौड़ा है। इसकी औसत चौड़ाई मात्र 10 से 15 किलोमीटर के बीच में है। ज़्यादातर जल प्रवाहों से मुहाने पर निक्षेप होता है, इसलिए तटों के किनारे पर नदमुख, लैगून, समुद्री पुलिन और बालू रोधिका जैसी स्थल आकृतियाँ मिलती हैं। यानी कहने का मतलब क्या होता है कि ज़्यादातर जो जल प्रवाह होता है तो उससे क्या होता है, मुहाने का मतलब बिल्कुल जो स्टार्टिंग होता है वहाँ पर निक्षेप होता चला जाता है। इसलिए तटों के किनारे पर हमें कई आकृतियाँ देखने को मिलती हैं कि लैगून या नदमुख या समुद्री पुलिन इत्यादि। फिर हम बात करेंगे कि इन पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदानों में क्या अंतर है, क्योंकि ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और कम से कम 5 मार्क्स का ये पेपर में आता है। तो चलिए देखते हैं कि पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदानों में क्या अंतर है। पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान। तो पहला अंतर है कि जो पूर्वी तटीय मैदान है वहाँ पर ज़्यादातर डेल्टा हैं और पश्चिमी तटीय मैदानों में ज्वार नदमुख हैं। फिर दूसरा है कि इसका अधिकांश भाग निक्षेप से बना है। निक्षेप का मतलब होता है जमाव से बना है। और पश्चिमी तटीय मैदानों में जो अधिकांश भाग का अपरदन हुआ है, अपरदन का मतलब यानी मिट्टी बह बहकर जैसे आई है। फिर तीसरा अंतर है कि यहाँ चिकनी मिट्टी के कारण चावल अधिक होता है, क्योंकि डेल्टाई क्षेत्र है, बहुत उपजाऊ क्षेत्र है, हमेशा मिट्टी दलदली सी रहती है, तो वहाँ पर जो है चावल ज़्यादा होता है। और जो पश्चिमी तटीय मैदान है वहाँ पर रबड़, नारियल आदि अधिक पैदा होते हैं। जो पूर्वी तटीय मैदान है ना, यहाँ शीतकालीन एवं ग्रीष्मकालीन दोनों मानसूनों से वर्षा होती है। जो पूर्वी तटीय मैदान है, आप देखिए वहाँ पे सर्दियों में भी बरसात होती है और गर्मियों में भी मानसून से वर्षा होती है। लेकिन जो पश्चिमी तटीय मैदान है वहाँ केवल ग्रीष्मकालीन मानसून से ही वर्षा होती है। क्योंकि यही कारण आप देखिए पूर्वी तटीय मैदान में क्या आता है, ओडिशा आता है, तमिलनाडु आता है, और हम ये सुनते हैं ना कि नवंबर के महीनों में यहाँ पर चक्रवाती तूफान आते हैं, बरसात होती है, इसलिए वहाँ पर दोनों ही मौसम में बरसात होती है। फिर जो पूर्वी तटीय मैदान है वहाँ पर अधिकतर जो पत्तन है, पत्तन का मतलब होता है सी पोर्ट, जहाँ पे जहाज़ आके खड़े होते हैं, जिन्हें हम बंदरगाह भी कहते हैं, वो आर्टिफिशियल है, मतलब बनाए गए हैं। लेकिन जो पश्चिमी तटीय मैदान है वहाँ पर जो अधिकतर सी पोर्ट या बंदरगाह हैं वो प्राकृतिक हैं, यानी अपने आप से बने हुए हैं। फिर छठा अंतर है कि पूर्वी तटीय मैदानों में जन घनत्व ज़्यादा है, यानी वहाँ से आवाजाही जो है, वहाँ पर जो लोग हैं आसपास वो बहुत ज़्यादा रहते हैं। और जो पश्चिमी तटीय मैदान है वहाँ पर जनघनत्व कम है। फिर सातवां अंतर है कि कम ढलान के कारण यहाँ नदियों का प्रवाह धीमा है। अगर आप देखेंगे जो पूर्वी तटीय मैदान है उनका जो ढाल है ना वो कम है, स्लोप बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए जो नदियों का प्रवाह भी होता है वो बहुत धीमा है। लेकिन जो पश्चिमी तटीय मैदान है वहाँ पर अत्यधिक ढलान के कारण नदियों का प्रवाह बहुत तेज़ी से होता है।
और आठवां अंतर है कि जो पूर्वी तटीय मैदान है वो कम कटे फटे हैं और जो पश्चिमी तटीय मैदान है वो ज़्यादा कटे फटे हैं, यानी वो बहुत ज़्यादा अनइवन हैं। तो अब हम चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर। तो पहला प्रश्न है कि भारतीय सीमा में आने वाले समुद्र तटीय मैदानों के नाम बताइए। तो वैसे तो वो दो भाग में विभाजित हैं। पहला पूर्वी तटीय मैदान जिसके भी दो भाग हैं, उत्तरी सरकार और कोरोमंडल तट, और पश्चिमी तटीय मैदान जिसके तीन भाग हैं, कोंकण, कन्नड़ मैदान और मालाबार तट। फिर प्रश्न नंबर 2 है कि पूर्वी तटीय मैदानों पर अधिकतर पत्तन कृत्रिम क्यों है। पत्तन मतलब मैंने समझाया था बंदरगाह, कृत्रिम आर्टिफिशियल क्यों है। तो इसके कई कारण हैं, जैसे कि पूर्वी तट की अपेक्षा पश्चिमी तट की ओर समुद्र अधिक गहरा है, और दूसरा कारण है कि पूर्वी तटीय मैदान अत्यधिक अवसाद के निक्षेपण के कारण प्राकृतिक बंदरगाहों या पत्तनों के विकास के अधिक अनुकूल नहीं है, इसलिए इस तट पर प्राय कृत्रिम पत्तन ही पाए जाते हैं। फिर तीसरा प्रश्न है कि पश्चिमी तटीय मैदानों पर नदियों का प्रवाह तेज क्यों है। ये तो हमने अभी समझा ही था कि पश्चिमी तटीय मैदानों पर अधिक ढलान के कारण नदियों का प्रवाह तेज होता है। और इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है कि पूर्वी और पश्चिमी समुद्र तटीय मैदानों में 5 प्रमुख अंतर बताइए। तो इसका उत्तर ये है, यहाँ पर 8 अंतर लिखे हुए हैं, आप इनमें से कोई भी 5 कर सकते हैं। जैसा पहला, पूर्वी तटीय मैदान में डेल्टा है, यहाँ ज्वार नदमुख है। दूसरा, इसका अधिकांश भाग निक्षेप से बना है, तो इसका अधिकांश भाग अपरदन से बना हुआ है। यहाँ चिकनी मिट्टी के कारण चावल अधिक होता है, तो पश्चिमी तटीय मैदानों में रबड़, नारियल आदि अधिक पैदा होते हैं। फिर चौथा, यहाँ शीतकालीन ग्रीष्मकालीन दोनों मानसूनों में वर्षा होती है, तो यहाँ केवल ग्रीष्मकालीन मानसून से ही वर्षा होती है। फिर पांचवा अंतर है कि यहाँ अधिकतर पत्तन कृत्रिम हैं, तो पश्चिमी तटीय मैदानों में अधिकतर पत्तन प्राकृतिक हैं, यानी पहले से बने हुए हैं। फिर यहाँ जनघनत्व अधिक है, तो यहाँ पर जनघनत्व कम है। कम ढलान के कारण नदियों का प्रवाह धीमा है, लेकिन पश्चिमी तटीय मैदानों में अधिक ढलान के कारण नदियों का प्रवाह तेज है। और आठवां की है कम कटा फटा है, और यह अधिक कटा फटा है। तो आप इनमें से कोई भी 5 अंतर लिख सकते हैं। अब जो पांचवा प्रश्न है ना, वो बहुत मज़ेदार भी है और आपको मैप में करना है। इससे हम समझेंगे भी, जो हमने ऊपर अभी पढ़ा था उसे हम समझेंगे। भारत के राजनीतिक मानचित्र में पूर्वी और पश्चिमी तटीय मैदानों को दर्शाइए। तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था, ये जो भारत का निचला हिस्सा है जो वी के शेप का है, ये सारा तटीय मैदान का इलाका कहलाता है। ये जो वी शेप बनी हुई है, ये तटीय मैदान का इलाका है। और इसमें जो आप यहाँ देख रहे हैं, ये है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, यानी पश्चिमी तटीय मैदान। आप इसको हिंदी में भी समझ लीजिए, कोई बात नहीं, इंग्लिश में लिखा है, आप उसको हिंदी में कर लीजिए। तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स का मतलब होता है पश्चिमी तटीय मैदान। इसके 3 भाग हैं, कोंकण, दूसरा कन्नड़ के मैदान और तीसरा मालाबार तट। इसी तरह जो पूर्वी तटीय मैदान है, उसके 2 भाग हैं। नॉर्दर्न सरकार का मतलब होता है उत्तरी सरकार। क्या होता है? उत्तरी सरकार। हम यहाँ पे लिख भी देते हैं उत्तरी सरकार। नॉर्दर्न सरकार का मतलब उत्तरी सरकार, और कोरोमंडल कोस्ट का मतलब होता है कोरोमंडल तट, उत्तरी सरकार, और ये है कोरोमंडल तट। यानी देखिए, अब पश्चिमी घाट के 3 हिस्से हैं और पूर्वी घाट के 2 हिस्से हैं। यही आपको समझना है। पेपर में जब भी आएगा पूर्वी घाट, तो आपको इतनी बड़ी ही लाइन लगानी है, केवल एक राज्य में नहीं दिखाना, बल्कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक आपको ये पूरा दिखाना है कि ये पूर्वी घाट है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक दिखाना है कि ये पश्चिमी घाट है। हम इसको एक दूसरे मैप से भी बहुत आराम से देख सकते हैं। देखिए, इस मानचित्र में आप बहुत आराम से देख सकते हैं, मैंने आपके लिए इसमें हिंदी में भी लिखने की कोशिश की है। तो देखिए, ये है पश्चिमी तटीय मैदान, ये सारा का सारा पश्चिमी तटीय मैदान होता है, और इसके 3 भाग हैं। पहला भाग कोंकण, जो मुंबई और गोवा के बीच, महाराष्ट्र और गोवा के बीच में है। दूसरा कन्नड़ मैदान, जो कि कर्नाटक के पास है, और तीसरा मालाबार तट, जो कि केरल के पास है। इसी तरह जो पूर्वी तटीय मैदान है, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, और इसके 2 भाग हैं। पहला भाग जिसको हम उत्तरी सरकार कहते हैं,
और दूसरा भाग दक्षिणी भाग, जिसे हम कोरोमंडल तट कहते हैं। तो अब आपको समझ में आ रहा है ना? तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस से बचना है तो मास्क जरूर पहन के रखिए, हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोइए, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।